अगला बदलाव, जो महत्वपूर्ण बदलाव आता है, उसका संबंध भी इसी से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण और कृषि में बदलाव, और वह है नगरवासी। 1000 ईस्वी यूरोप की जनसंख्या 420 लाख, 1300 ईस्वी में 730 लाख हो गई। 420 लाख से 730 लाख 300 साल वर्षों में। ये जो लॉर्ड लोग थे, जो इतने साल से कृषकों की मेहनत पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, उनसे परेशान होकर कई कृषक भाग के शहर आ जाते थे, नगर आने लगे। अच्छा, नगर आके भागना सरल नहीं था, उसके भी कुछ नियम थे। एक तो यदि पकड़ा गए तो इनकी शामत आ जाती थी, लॉर्ड इनको कहीं का नहीं छोड़ते थे। लेकिन उसके पीछे एक नियम भी था कि यदि किसी तरह भागा हुआ कृषक अपने को 1 वर्ष और 1 दिन के लिए अपने लॉर्ड की नज़र से बचाने में सफल होता है, तो वह स्वतंत्र कृषक माना जाएगा। परिणाम यह होता है कि इन कृषकों का पलायन होता है। ये भागते हैं, छुपते करते हैं, लुका छिपी खेलते हैं। और इसके पीछे कारण क्या? सामंतों द्वारा शोषण। इनके भागने से एक नए वर्ग का उदय होता है, एक नवीन वर्ग सामने आता है, जो कहलाएगा नगरवासियों का वर्ग। तो नगरवासी मूल रूप से कौन थे? वे कृषक थे जो भगौड़े थे, जो 1 वर्ष 1 दिन तक छिपने में सफल रहे, और ऐसा करते हुए वे स्वतंत्र नागरिक की श्रेणी में आ गए। और इस प्रकार कई नगरों का निर्माण होता है। बड़े बड़े नगर जो थे, उनकी जनसंख्या उस समय लगभग औसतन 30,000 होती थी। कृषि के विस्तार से जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार होता है। कृषि का उत्पादन बढ़ा तो एक निश्चिंतता आई भोजन पानी को लेकर, तो जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है, उसके साथ ही व्यापार बढ़ता है। बढ़ते व्यापार का परिणाम नगरों के विकास के लिए, और नगरों का विकास स्वयं भी व्यापार को बढ़ावा देता है। 13वीं सदी आते आते एक औसत यूरोपियन 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष ज़्यादा जीने लगा, अर्थात उसके स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जाने लगा। एवरेज लाइफ जो है वो बढ़ गई 10 साल। और ये सब क्यों? बदलते हुए वातावरण, मौसम, प्रौद्योगिकी और घटता सामंतवाद, इसका प्रभाव था। पुरुषों की तुलना में इसमें कोई दो मत नहीं कि महिलाओं और स्त्रियों की जो जीवन अवधि थी वो थोड़ी कम थी, और उसका कारण, जैसा लोग कहते हैं, संभवतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला बेहतर भोजन था। रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद नगर तबाह हो गए थे। रोमन साम्राज्य 4वीं-5वीं सदी में एक तरीके से समाप्त हो गया था, और उसके बाद जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक नए साम्राज्यों ने क्षेत्रों पर कब्जा किया, उससे सारे नगर बर्बाद हो गए। लेकिन 11वीं सदी से जब से कृषि का विस्तार होता है, जनसंख्या का भार सह सकने वाली कृषि उत्पादकता सुनिश्चित होती है। अधिक जनसंख्या का भार सहने में जब ये संभव दिखाई देता है, तो ऐसे जगहों की जरूरत पड़ती है जहां वे अपना बिक्री केंद्र खोल सकें, जहां वे अपना जीवन यापन के लिए खरीदी बिक्री कर सकें, जहां उपकरण बना सकें, जहां कपड़े खरीद सकें। और इन सब ज़रूरतों ने एक तरीके से हाट को बढ़ावा दिया, मेले को बढ़ावा दिया, और विपणन व्यवस्था, खरीदने बेचने की जो व्यवस्था है, उसके विकास को बढ़ावा दिया। और ये सब जो चीज़ें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ,
ये सब एक शहर में होती हैं, एक नगर में होती हैं। कहने का अर्थ ये कि इन सब के परिणाम स्वरूप भी नगरों का विकास होता है। अर्थात यदि हम नगरों के विकास के मूल कारण पे भी जाएं तो वही कृषि है, जिसका जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं। बदलती हुई स्थितियां हैं, मौसम, जिसका हम पूर्व में जिक्र कर चुके हैं। क्योंकि बढ़ती कृषि ने बढ़ती जनसंख्या को सहारा दिया, निश्चिंतता दी, और जब ऐसा होता है तो फिर ऐसी जगहों की जरूरत पड़ती है जहाँ पे ये लोग अपना सामान खरीद बेच सकें, किसी भी तरह के सामान। यदि उस काल की बात करेंगे तो उपकरण और छोटी मोटी चीज़ें, कपड़े आदि आदि। इसके अलावा एक नगर में कुछ चर्च भी रहेंगे, सड़कें तो रहेंगी ही, व्यापारियों की दुकानें खुली, कुछ कार्यालय भी खुल गए जो उस नगर की एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। ऐसे कई बड़े नगर भी खुए जहां बड़े दुर्ग थे, बिशपों की जागीरें थीं और बड़े चर्च भी थे। तो इस प्रकार नगरों के निर्माण का काल ये है, बल्कि हम कहेंगे नगरों के पुनर्जागरण का काल, पुनर्निर्माण का काल। वे सारे नगर जो चौथी पांचवी सदी में ध्वस्त हो गए थे, अब वो एक तरीके से पुनर्जीवित होते हैं, उनकी फिर से शुरुआत होती है और विभिन्न रूप में नगर सामने आते हैं। नगरों के लोग अब सेवा नहीं देकर कर देने लगे। किसको? लॉर्ड को, जिसकी जमीन थी। पहले वो क्या देते थे? सेवा देते थे, चाहे खेती में सेवा, चाहे लकड़ी काटने की सेवा, आग जलाने की सेवा, पुल बनाने की सेवा, मरम्मत की सेवा। पहले सेवा देते थे, अब सेवा नहीं, अब कर। और किनको कर? उन लॉर्ड को जिनकी जमीन में बसे थे। इन नगरों के विकास से कृषकों के परिवारों के जो जवान लोग थे उनको नया नया काम मिला, और नए काम का परिणाम ये हुआ, अब ये लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्त हुए, स्वतंत्र हुए, शोषण से मुक्त हुए। लॉर्ड गिरी अपने तहीं अब कम होने लगी, और इन लोगों का एक नया तबका सामने आता है जो स्वतंत्र है, अपने कार्य को चयन करने के लिए स्वतंत्र है। एक कहावत थी उस समय कि नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। यह उस समय की चर्चित कहावत थी। कई कृषिदास जो भागे थे और छिपकर नगरों में रह रहे थे, यदि वो एक वर्ष एक दिन निकाल लेता था तो स्वतंत्र हो जाता था। तो ऐसा एक पूरा कृषि समाज नगर की ओर भागा। दुकानदार व्यापारी वर्ग तो था ही, बाद में साहूकार वर्ग का जन्म होता है, वकीलों का जन्म होता है। वकीलों का मतलब एक तरीके से ज़रूरत पड़ती है जो झगड़े को निपटाएं। साहूकार की ज़रूरत पड़ती है जो पैसा दे सके, लेन देन उधारी कर सके। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000, जैसा मैंने पूर्व में बताया था। ये कह सकते हैं कि ये लोग समाज का चौथा वर्ग थे, नगरवासी समाज का चौथा वर्ग बना। और उस बदलते परिप्रेक्ष्य में हम ये समझ सकते हैं कि कैसे सामंतवाद अब घटने लगा, कैसे सामंती प्रथा पर चोट पड़ने लगी, कृषि का उत्पादन बढ़ा, मौसम बदला, आदि आदि। ये जो बदलाव हैं, ये बदलाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से कि इन बदलाव के मद्देनज़र हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन बदलावों ने कैसे मध्यकाल से हमें आधुनिक काल की ओर लाया। आर्थिक संस्था की भी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे जैसे जुलाहे इकट्ठे हुए, सबके अपने अलग अलग रेट थे। बहुत सारे लोहार अब निर्माण शुरू कर दिए, बहुत सारे कारपेंटर अपना काम शुरू कर दिए। तो इन सब के रेट तय हों, इनके श्रम का दुरुपयोग ना हो, कोई इनसे कम पैसे में इनका शोषण न कर बैठे। इसलिए ये जो व्यवसाय थे, व्यवसाय के स्तर पर अब संगठन का निर्माण शुरू होता है, आर्थिक संस्थाओं की नींव शुरू होती है, और
इसमें गिल्ड सामने आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रेणी। उद्योग शिल्प, प्रत्येक उद्योग के लिए एक गिल्ड आने लगा। गिल्ड यानी संगठित श्रेणी, जो मूल्य को तय करता था, गुणवत्ता तय करता था, बिक्री कर तय करता था, बिक्री पर नियंत्रण रखता था, आदि आदि। इस प्रकार जो निर्माण करते थे वे स्वयं अपना संगठन बनाकर उत्पादन, गुणवत्ता, दर आदि अब निर्धारित करने लगे, और सामंतों का इसमें कहीं कोई रोल, कोई भूमिका नहीं थी। हर नगर में इस तरह के उद्योग शिल्पों के अपने स्वयं के क्या कहना चाहिए, सभागार थे, श्रेणी सभागार। ये लोहार लोगों का सभागार है, ये जुलाहों का सभागार है, यहाँ पर अन्य दूसरी श्रेणी के व्यापारियों का सभागार है, आदि आदि। इस प्रकार व्यापार अब सामने आता है। कृषि आधारित समाज अब थोड़ा पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, व्यापार आधारित समाज अब सामने आता है। जब ऐसा सब होता है तो गिल्ड जो थे, श्रेणियां जो थीं अलग अलग कौशल की, इनके लोग एक दूसरे से इन सभागारों में मिलने लगे, इसके प्रमुख एक दूसरे से मिलने लगे, और इस प्रकार शांति व्यवस्था के लिए विभिन्न तरह के इंतजाम इनके द्वारा किए जाने लगे। गिल्डों के प्रमुख औपचारिक रूप से मिलकर शांति व्यवस्था के लिए अब पहरेदारों की व्यवस्था करने लगे, गश्त लगाने का प्रावधान करने लगे, संगीतज्ञ और कलाकार इनका मनोरंजन करने लगे, जुलूसों में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे। अर्थात आप देख रहे हैं कि कैसे कृषि प्रधान समाज अब व्यापार प्रधान समाज में बदल रहा। नगरवासी अब ग्रामीणों की तुलना में, सामंतवादी कृषि भूमि पर आधारित समाज की तुलना में अब ज़्यादा फोर फ्रंट पर आ रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां बढ़ती जाती हैं, और कैसे व्यापार के आधार पर जो समाज बन रहा है वह विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे मनोरंजन की बात हो, चाहे निर्माण की बात हो, इसमें अब रुचि ले रहा है नगर की सुरक्षा के लिए। 11वीं सदी के आते आते हम देखते हैं कि नए नए व्यापारिक मार्ग भी खुले। पश्चिमी एशिया में भी व्यापार विकसित हुआ। स्कैंडिनेविया, उसके व्यापारी सामानों का आदान प्रदान करने आने लगे। वस्त्र के बदले फर और बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करने लगे। अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में भी शिल्प व्यापार विकसित होने लगा। शिल्प कला, दस्तकारों को पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था, अब वे एक ही जगह रहने लगे। अब लोग माल खरीदने उनके पास आने लगे, और दस्तकार अब अपनी एक दुकान में सब चीज़ों को व्यवस्थित रखने लगा। वस्तुओं का उत्पादन भी सरल हो गया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक तकनीकों का आना हुआ, नई नई सोच ईजाद हुई, नए नए उपकरण आविष्कृत हुए, और बहुत सारे परिवर्तन हुए। नगरों में कुल मिलाकर व्यापार का विस्तार होता है, और अब व्यापारी शक्तिशाली होने लगे। फलस्वरूप इनमें भी अब प्रतिस्पर्धा होती है, सामंतवाद पीछे जाता नजर आता है। तो इस प्रकार चौथा वर्ग से तात्पर्य क्या है? नए नगर और नगरवासी, ये चौथा वर्ग है। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, एक लोकप्रिय कहावत थी। दूसरा बिंदु, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले कृषिदास भाग कर नगर में छिपते थे। तीसरा बिंदु बड़ा हास्यास्पद, 1 वर्ष 1 दिन तक यदि वो छिपे रहने में सफल हुए तो स्वतंत्र नागरिक बन गए, और स्वतंत्र नागरिक बन के फिर वो कुछ भी करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो गए। चौथा बिंदु, नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार या तो स्वतंत्र कृषक थे या भगोड़े कृषक थे, अर्थात कृषक तो सभी थे, मूल रूप से वे कृषक थे। पांचवा बिंदु,
काम के मामले में ये लोग सब अकुशल श्रमिक थे, क्योंकि मूल रूप से ये लोग कृषक थे, नगर आ गए थे तो अकुशल थे। और छठवां बिंदु, नगरों में ज़रूरत के अनुसार दुकानदारी शुरू होती है, व्यापार शुरू होता है। परिणाम स्वरूप दुकानदार आते हैं, अनेक लोग दुकानदार बनते हैं, अनेक लोग व्यापारी बनते हैं। इन्हीं लोगों में से जो मूल रूप से कृषक थे। इसी तारतम्य में कृषि दासों का नगरों की ओर पलायन, अकुशल श्रमिक के रूप में इनका इस्तेमाल, जनसंख्या वृद्धि में सहायक, और चौथे वर्ग के रूप में इनका उदय। ये चौथे वर्ग की कहानी है। अकुशल श्रमिक, दुकानदार, व्यापारी, साहूकार, वकील। उसके बाद अगला बिंदु है श्रेणी व्यवस्था अर्थात गिल्ड। शिल्पकारों और व्यापारियों की संस्था जो उत्पादन पर, गुणवत्ता पर, मूल्य पर और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। आज भी गिल्ड जैसी चीज़ों का अस्तित्व है और महत्व है। इनके अपने अपने सभागार होते थे। अगला बिंदु श्रेणी सभागार।